अस्सलाम वालेकुम गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हम जॉइंट्स को हमने थोड़ा सा फोकस किया। जॉइंट्स की एक दो एक्सरसाइज और करी। उसके बाद हमने बिल्कुल एंड में जो है वो नेस्टेड क्यूरीज या सब क्यूरीज देखी। सब क्यूरीज किस तरीके से लिखते हैं, उनका फ़ायदा क्या है, जॉइन और सब क्यूरी में क्या फ़र्क होता है, जॉइन आप किस तरीके से अपनी क्यूरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं सब क्यूरी से यूज़ करके इंस्टेड ऑफ जॉइन। सो आज हम एक और चीज़ देखेंगे वो जो कि कहलाती है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होती है? जितनी भी हमने क्यूरीज करी अभी तक, अगर आप नोट करें कि हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते थे या कोई भी क्यूरी लिखते थे, जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स कर लेता हूँ, ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स। सो इसके नतीजे में मुझे एक अदद टेबल ही मिलती थी, राइट। इसका जो रिज़ल्ट सेट होता था वो एक टेबल ही होती थी, तो ये भी एक टेबल है रिज़ल्ट सेट की फॉर्म में। तो क्या हम इस टेबल से मज़ीद क्यूरीज कर सकते हैं? सो ये कॉन्सेप्ट है आपका सीटीज़ का। ठीक है, सीटीज़ का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका रिज़ल्ट सेट आता है, आप उसी रिज़ल्ट सेट को यूज़ करते हुए उसको एक टेम्प्रेरी टेबल के तौर पे स्टोर करते हैं और फिर उसी रिज़ल्ट सेट से मज़ीद क्यूरीज बनाते हैं। तो इस तरीके से टेबल्स दर टेबल और फिर दर टेबल जितनी भी आपकी टेम्प्रेरी टेबल्स होती हैं उनकी चेन बनती जाती है, और इसको हम कहते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। यानी आपने एक क्यूरी लिखी, उससे एक टेम्प्रेरी टेबल बना ली। अब आप उसको अपनी सब क्यूरी या अपनी पूरी क्यूरी के अंदर कई बार रेफ़र कर सकते हो या कई बार उसी में से क्यूरी कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं आगे। तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस को लेके कि वी रिक्वायर मंथली सेल्स प्रोडक्ट डाटा फॉर 1968 फोर्ड मस्टैंग। ये हमारा जो है वो एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को लेके चलते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, वी रिक्वायर टू गेट मंथली सेल्स प्रोडक्ट ऑफ, वालेकुम सलाम जी। ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जितनी बार आप अपनी क्यूरी री रन करेंगे उतनी बार ये टेम्परेरी टेबल दोबारा बनेगी। ये टेम्परेरी टेबल बन के कहीं पे स्टोर नहीं होगी। ठीक है, ये आप ये कोड की फॉर्म में ये टेबल आपकी क्यूरी के अंदर ही रिजाइड करेगी, और जितनी बार आप क्यूरी रीरन करेंगे ये उतनी बार हो जाएगा। ठीक, अब हमें चाहिए मंथली सेल्स ऑफ प्रोडक्ट 1968 फोर्ड मस्टैंग। अब अगेन जैसे कल हमने देखा था, अ, हमारे पास कंट्री से रिलेटेड कस्टमर्स कई तरीके से निकल सकते थे। हमें कस्टमर टेबल से डायरेक्ट भी कंट्री कस्टमर मिल जाते, लेकिन वो सारे कस्टमर दे रहा था। जब हमने उसको सेल्स टेबल से रिलेट करके, एम्प्लॉयज़ टेबल से रिलेट करके, फिर ऑफिसर्स टेबल से रिलेट करके कंट्री कस्टमर निकाले, तो सिर्फ वही कस्टमर आए थे जिन्होंने कोई ना कोई ऑर्डर हमारे साथ किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो क्यूरी कि हमें 1968 फोर्ड मस्टैंग की सेल्स निकालनी है मंथली लेवल के ऊपर, ये भी कई तरीके से हो सकती है। आप इसमें सब क्यूरी इस्तेमाल ना करें, आप सिर्फ जॉइन इस्तेमाल करते हुए भी इसको कर सकते हैं। बट हमारा मकसद यहाँ पे सब क्यूरी सीखना, ओ सॉरी, सीटी सीखना है। ठीक है, ये अगेन ये सब क्यूरी से भी हो सकती है, जो कल मैं रात बिल्कुल एंड में बता रहा था। ये सब क्यूरी वाली तरीके से भी हो सकती है, जॉइन से भी हो सकती है, लेकिन हम इसको सी से करेंगे। ठीक है, इसका वाहिद मकसद ये कि हम ये भी सीख लेंगे सी कैसे काम करती है। और दूसरा मकसद ये है कि जब आप टेबल्स ज्वाइन करते हैं तो आप पूरी की पूरी टेबल्स ज्वाइन कर रहे होते हैं, एक टेबल के साथ दूसरी टेबल आप ज्वाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो अगेन वो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है। यहाँ पे आप एक टेम्पररी टेबल बना के सिर्फ उतनी चीज़ों को आपस में ज्वाइन करा सकते हैं, तो ये कम एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है, आपकी क्यूरी क्विक रन करती है। ठीक, तो इसको नॉर्मल तरीके से लेके चलते हैं। प्रोडक्ट सेल्स का डाटा मुझे कहाँ से मिलेगा? अगेन मैं अगर अपना स्कीमा खोल लूँ तो हमें आसानी हो जाएगी इसको देखने में कि हम करना है क्या जा रहे हैं। सो ये मेरा स्कीमा आ गया सामने। सो व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, सॉरी मेरा स्कीमा फिर गायब हो गया, मैं स्कीमा को फ्रंट पे ले आता हूँ। सो अब हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम। लाजमी सी बात है, प्रोडक्ट नेम आएगा तो हम इसको फ़िल्टर आउट करेंगे 1968 फोर मस्टैंग पे। उस प्रोडक्ट नेम हमें प्रोडक्ट टेबल से मिलेगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद हमें चाहिए किन किन ऑर्डर्स के अंदर ये प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है। सो दैट मीन्स उनके ऑर्डर नंबर चाहिए,
और फिर क्योंकि हमें टोटल सेल्स अमाउंट निकालना है, तो एज़ यूजुअल प्राइस ईच और क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल सेल्स अमाउंट आ जाएगा। तो इसी क्यूरी पहले ही पार्ट में हम ये देख लेंगे, पहले ही पार्ट में हमारी दो टेबल्स ज्वाइन हो रही हैं जो कि हैं ऑर्डर डिटेल्स और प्रोडक्ट टेबल। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपने एक्शन पॉइंट तक पहुँचते हैं। हमने कहा सिलेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट प्रोडक्ट टेबल से। अच्छा, क्योंकि आज ये सीटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो मैं आज पूरी टेबल का नेम यूज़ कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप भी पूरी टेबल का नेम यूज़ करें, आप एलियासेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट्स टेबल से प्रोडक्ट नेम उठा लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि ऑर्डर डिटेल्स से मुझे चाहिए होंगे ऑर्डर नंबर, एज ऑर्डर नंबर। उसके बाद मैंने कहा मुझे ऑर्डर डिटेल्स से ही चाहिए था प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँगा ताकि अमाउंट आ जाए। तो ऑर्डर डिटेल्स डॉट प्राइस ईच एज, इसको मैं कह देता हूँ MSRP। और ऑर्डर डिटेल से ही मुझे चाहिए क्वांटिटी ऑर्डर एज क्वांटिटी। अब हमने यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स और प्रोडक्ट्स टेबल दो लिए, तो हमें दोनों को ज्वाइन भी करना पड़ेगा। तो पहले फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स जॉइन प्रोडक्ट्स ऑन ऑर्डर डिटेल्स डॉट प्रोडक्ट कोड पे ज्वाइन होंगी, क्योंकि दोनों टेबल्स के अंदर प्रोडक्ट कोड कॉमन कॉलम है और प्रोडक्ट्स का भी प्रोडक्ट कोड। कंडीशन क्या थी, हमें प्रोडक्ट का नाम पता था, तो प्रोडक्ट्स टेबल पे प्रोडक्ट का नाम जो है वो बराबर हो। अब क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो हम यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 1968 फोर्ड मस्टैंग। जब भी सिटीज़ पे काम कर रहे हो तो कोशिश ये किया करें कि क्यूरी हाथ के हाथ चला के देखें, वरना इतनी कॉम्प्लेक्स क्यूरी हो जाती है कि एंड में एरर को निकालना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे हमारे पास एरर आए। ठीक है, एक एरर तो मुझे यहीं दिख रहा है सामने, एज क्वांटिटी। अब देखते हैं क्या क्या स्पेलिंग मिस्टेक्स आई हैं हमारे पास। क्वांटिटी ऑर्डर्ड में मसला आ रहा है हमें। ऑर्डर डिटेल्स डॉट क्वांटिटी ऑर्डर्ड एज क्वांटिटी, ऑर्डर डिटेल्स डॉट। अब हम यहाँ पे क्या कॉलम है हमारे पास ऑर्डर डिटेल के अंदर, क्वांटिटी ऑर्डर्ड। सो ये मेरे पास आ गई 1968 फोर्ड मस्टैंग किस किस ऑर्डर नंबर के अंदर ऑर्डर हुई है, उसकी प्राइस क्या थी और उसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है, अब मुझे इवेंचुअली पहुंचना कहाँ है, मुझे पहुंचना है इसके ऑर्डर अमाउंट की तरफ। ठीक है, मुझे इसके ऑर्डर अमाउंट की तरफ पहुंचना है। तो अब मैं आगे की क्यूरी करने के लिए क्या करूँगा, मैं इस पूरी जो अभी मैंने टेबल बनाई है, जो मेरा रिज़ल्ट सेट आया है, मैं इसको एज अ CTE डिक्लेयर कर दूँगा। CTE डिक्लेयर करने की लॉजिक ये होती है कि आप स्टार्ट करते हैं विद के स्टेटमेंट से, उसके बाद ये जो आप टेबल टेम्परेरी टेबल बना रहे हैं इसको कोई ना कोई नाम देना होता है। तो मैंने इसको कह दिया A, लेट सपोज़ ये मेरी टेम्परेरी टेबल A है। और उसके बाद मैं लगाऊंगा एज, विद A एज, ये मैं ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे आके मैंने ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया। तो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी क्यूरी लिखी हुई है ये मेरी एक सब टेबल बन गई जिसका नाम है A। इसका डेटाबेस से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इसी क्यूरी के अंदर मेमोरी के अंदर रिजाइड करती है जिस टेबल का नाम है A। अब मैं इस A क्यूरी से, A टेबल से, A CTE से कोई भी क्यूरी कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे आसान क्यूरी हमारे पास। अच्छा, मैं अगर अब इसको चलाने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि अब ये एक टेबल बन गई है। तो किसी भी टेबल से सबसे आसान हमारे पास क्यूरी होती है कि सेलेक्ट ऑल। तो हम इसमें से सेलेक्ट ऑल करके देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम A, हमने इस टेबल को A का नाम दिया था, हमने कहा A में से सब सेलेक्ट कर लो, तो अगेन वो सारा डाटा निकाल के ले आया। सो दैट मीन्स ये मेरी एक टेबल बन के सेव हो गई है। अच्छा, अब ओरिजिनल टास्क की तरफ वापस आए थे, हमने कहा था हमें
1968 फोर्ड मस्टैंग के सेल्स अमाउंट चाहिए मंथली, वो भी मंथली चाहिए। तो मंथली जाने के लिए मैंने ऑर्डर नंबर लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर, अब ये एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे मैंने ऑर्डर नंबर लिखा क्योंकि मैं ए से क्वेरी कर रहा हूँ, तो मैं ए के कॉलम नेम्स लिखूँगा। तो ए में ऑर्डर नंबर का नेम है ऑर्डर अंडरस्कोर नंबर, ठीक। और उसके बाद मैंने कहा यार MSRP का कॉलम लो, उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो और ये मेरे पास आ जाएगा एज ऑर्डर अमाउंट, ये अगेन फ्रॉम ए, क्योंकि मैं ए टेबल से ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। तो मेरे पास ए टेबल के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट का नाम, ऑर्डर नंबर, MSRP, क्वांटिटी अलग अलग आ रहा था। मैंने इस ए टेबल से एक सब टेबल बनाई, CTE इसको डिक्लेयर कर दिया, उसको क्वेरी करते हुए एक और रिज़ल्ट सेट बनाया जिसमें मैंने ऑर्डर नंबर लिखे और ऑर्डर नंबर के साथ मैंने उसका अमाउंट निकाल लिया MSRP को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। अगेन नोट करने की बात ये कि मेरे पास यहाँ पे कॉलम नेम वो हैं जो मैंने ए टेबल के अंदर ने अपनी मर्ज़ी के कॉलम नेम दिए थे, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, मज़ीद आगे चलते हैं। तो हमें डेट वाइज चाहिए, यानी हमें मंथ वाइज चाहिए। अभी तक इसमें मंथ का कहीं जिक्र नहीं आ रहा। सो ऑर्डर डेट्स के लिए मुझे इस पर ऑर्डर टेबल ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक। अब मैं ऑर्डर टेबल ज्वाइन करूँगा तो मैं ऑर्डर नंबर 2 ऑर्डर नंबर ऑर्डर टेबल ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक। तो अब मैं यहीं पे ऑर्डर डेट ले लेता हूँ। मैंने कहा मुझे इसके साथ ऑर्डर्स टेबल से ऑर्डर डेट दे दो, और इसको मैंने कह दिया, इसको मैं कहूँगा DT, ठीक है। अब क्योंकि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ तो फिर कन्फ्यूजन होगी, तो मैंने कहा ए का ऑर्डर नंबर निकालो, ए की MSRP निकालो, ए की क्वांटिटी निकालो और ऑर्डर्स का ऑर्डर डेट निकालो। फिर मैंने कहा ए के साथ, अब ये मैं अपनी टेम्पररी टेबल को डेटाबेस की एक टेबल से ज्वाइन करा रहा हूँ। ए के साथ ऑर्डर्स टेबल पे ज्वाइन कर दो ऑन ए डॉट ऑर्डर नंबर इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर नंबर, ठीक। अब ये करके देखते हैं। तो मेरी ये टेम्पररी टेबल जो मैंने ए बनाई थी उसको मैंने डेटाबेस की ऑर्डर्स टेबल से ज्वाइन किया और मैंने ऑर्डर नंबर, ऑर्डर का अमाउंट और डेट निकाल ली, ठीक है। अब मज़ीद चेंजेस क्या है, इसमें हमें कहा गया था कि सिर्फ 2003 की चाहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूरा पेस्ट नहीं हुआ, इसके आगे लिखा हुआ है फॉर 2003 ओनली। तो अब 2003 की चाहिए तो हमें पता है कि हम फ़िल्टर कैसे करते हैं, तो हम इसी को फ़िल्टर कर देते हैं। वेयर ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट बिटवीन 2003, ये हमने कल भी की थी एक्सरसाइज 0101 के एक साल की सेल्स किस तरीके से निकालेंगे, एंड 2003 12 31, ठीक। इसको रन करके देखें तो ऑर्डर डेट वेयर क्लॉज में ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट होगा। सो मेरे पास अब 2003 की जो है वो इस प्रोडक्ट की सिर्फ वही ऑर्डर्स निकल के आ गए जो 2003 में हुए हैं और इस प्रोडक्ट के अंदर हुए हैं। अब अगला स्टेप आएगा मंथली वैल्यूज़ निकालने का, ठीक है। ये तो ऑर्डर वाइज डेट आ गई, अब मंथली वैल्यूज़ निकालनी है। अब अगेन या मेरी इतनी बड़ी क्यूरी हो गई कि मैं इस पे मज़ीद रिफ्लेक्शन डालूँ तो मसला हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अगेन एक टेम्परेरी टेबल डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो रिज़ल्ट सेट आया है ये मेरी एक टेम्परेरी टेबल बन जाएगी। उसके बाद आप फ्रेश दिमाग लगा लें। तो अगर आपने एक ही क्यूरी के अंदर दो टेबल एज अ टेम्परेरी टेबल या एज अ CTE स्टोर करनी है तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपने आखिरी टेबल यहाँ दी थी, उसके बाद यहाँ पे आप विद आपका पहले से चल रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो आप सिर्फ B लिखेंगे और S लिख के ब्रैकेट ओपन कर दिया और इसको मैंने सेकंड टेबल डिक्लेयर कर दिया। एक चीज़ हमने जहन में रखनी कि हमें पता है कि SQL में जब भी हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो हर स्टेटमेंट के बाद एक कॉमा आता है और आखिरी स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन आता है, ठीक है। सो
अगर मैं देखूं तो ये पूरा, ये ब्रैकेट ओपन होने से लेके ब्रैकेट क्लोज होने तक मेरा एक स्टेटमेंट है, मैंने एंटर कर करके अलग लाइन पे लिखा हुआ है। तो असूलन मुझे यहाँ पे कॉमा डालना है, और उसके बाद ये लास्ट टेबल है, इस पर मुझे कॉमा नहीं डालना। ठीक है, अब अगेन मैं ट्राई करके देख लेता हूँ कि मेरी टेबल बी टेम्पररी टेबल बन गई या नहीं बन गई। तो मैंने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बी। ठीक है, उसको रन करके देखते हैं, तो मेरी बी भी एक टेम्पररी टेबल बन चुकी है। कि अगर मैं यहाँ कॉमा नहीं लगाऊंगा ये क्यूरी रन नहीं होगी, मैं इसकी जगह आखिरी स्टेटमेंट पे कॉमा लगा दूंगा तब भी ये क्यूरी रन नहीं होगी। तो मुझे आखिरी सी टी पे कॉमा नहीं लगाना, बाकी सब पे कॉमा लगाना है। सी टी की एक खूबसूरती ये है कि लेट सपोज़ मैंने कहा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे ए टेबल दोबारा देखनी है। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यहीं पे ए भी कर दूँ तो ये ए टेबल को दोबारा उठा के ले आएगा। तो ये टेबल बनी हुई अपनी जगह पे स्टोर है, आप किसी भी टाइम पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बार बार रेफ़र कर सकते हैं ए को, इसलिए कहलाती है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन कि आपने इस टेबल को कॉमन कर दिया पूरी क्यूरी के लिए। ठीक है, अब आगे लेके चलते हैं। हमने कहा कि हमें मंथली वैल्यूज़ चाहिए, तो हमें मंथली वैल्यूज़ चाहिए। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जिस तरह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे डेट ट्रंकेट करने का, कि हमारे पास सीरीज़ में अवेलेबल है। मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लेता हूँ ये क्यूरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बी। सो मेरे पास यहाँ पे डेट जो है वो फुल फॉर्म में अवेलेबल है 2003 मार्च, और मुझे इसमें से सिर्फ मंथ चाहिए। तो मैं इसको डेट ट्रंकेट कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ मंथ चाहिए। कौन से कॉलम से? ठीक है, अब क्योंकि मैं बी टेबल को रेफ़र कर रहा हूँ तो मैं बी का कॉलम नेम उठाऊंगा, दैट इज़ डी टी। एज मैंने कहा इसको मंथ्स ले लो। और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए थी? टोटल सेल्स यानी ऑर्डर अमाउंट। तो हमने कहा ऑर्डर अमाउंट ले लो। कहाँ से? फ्रॉम बी। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। सो ये मेरे पास मंथ वाइज ऑर्डर अमाउंट आ गया। अब मैंने कहा ऑर्डर बाय 1 कर दो, तो ये मंथ वाइज हो जाएगा। इसको सम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंथ की वैल्यू 2 2 3 3 बार आ रही है, तो हम इसको सम कर लेंगे। और फ्रॉम बी, क्योंकि हम एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हैं, तो अगेन ग्रुप बाय 1। सो दिस इज़ योर फाइनल क्यूरी। ठीक, हमें प्रोडक्ट नेम 1968 फोर्ट मस्टैंग के मंथली सेल्स का नंबर मिल गया इस क्यूरी के अगेंस्ट। ठीक है, अगेन आप इसको सी टी से नहीं करना चाहते, सिर्फ जॉइन से करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आप सिर्फ जॉइन से कर लें। मेरा मकसद यहाँ पे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सिखाना था। सो अब इसको ट्राई करें ज़रा। ठीक है, और अगर कोई सवाल है इस दौरान बीच में तो ज़रूर पूछ लें।
जब हो जाए तो कोई भी एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सही से हो चुकी है। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ गो अहेड। केस कंडीशन इस तरीके से नहीं आती, सिटी के अंदर नहीं आती। केस कंडीशंस हम कल देख लेंगे। कल के लेक्चर में केस कंडीशंस ये बट लगती हैं, आ सकती हैं। जी। अच्छा, ये पूरी क्यूरी मैं स्लैक पे भी पेस्ट कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोड लिखने में कोई मिस्टेक्स आ रही हैं तो काइंडली इसको देख लिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हमारे पास अब इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज है। ठीक, इससे रिलेटेड हमारे पास एक एक्सरसाइज है और ये है कि हमें मंथली इन्वेंट्री का नेट कैश फ्लो चाहिए फॉर द ईयर 2003। अब इससे मुराद क्या है? ठीक है, अब इससे मुराद ये है कि मेरे पास हमने पहले जब हम काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे थे हमने कैश इनफ्लो निकाला था। ठीक है, कैश इनफ्लो क्या आता है कि कितनी सेल्स का पैसा कंपनी को ट्रांसफ़र हो रहा है पर मंथ। सो दैट वाज कैश इनफ्लो। इसी तरीके से एक कैश आउटफ्लो भी होता है। जब भी कंपनी इन्वेंट्री बाय करेगी तो उसको बाय करने के लिए ख़र्चा करना पड़ेगा, तो उसको पैसे अपनी जेब से अपने अकाउंट से निकालने पड़ेंगे, वो हो जाएगा कैश आउटफ्लो। तो जब भी आप कैश आउटफ्लो को कैश इनफ्लो से माइनस कर देते हैं तो आप नेट कैश फ्लो पे आ जाते हैं कि नेट मेरे पास क्या बचा, मैं प्रॉफिट में रहा या लॉस में रहा। ठीक, अब यहाँ से डेटा एनालिस्ट वाला पार्ट शुरू हो गया। अब आप एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं। तो कंपनी आपसे बोल रही है कि हमें ये बताएं कि 2003 पे मंथली, हर मंथ में हमारी नेट कैश फ्लो की वैल्यू क्या थी, क्या हम पॉजिटिव थे, क्या हम नेगेटिव थे। ठीक, तो इसको निकालने के लिए तो दो चीज़ें हमें सबसे पहले चाहिए जो हमने डिस्कस किया। हमें सबसे पहले इनफ्लो चाहिए और दूसरा आउटफ्लो चाहिए। इनफ्लो कहाँ से आएगा? जो इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं वो इनफ्लो होगा। आउटफ्लो क्या होगा? आउटफ्लो अगेन जो इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं वो हमारे पास कैश आउटफ्लो होगा। इनफ्लो तो हमने पहले भी निकाला है। इनफ्लो निकालना बहुत आसान है। इनफ्लो किस तरीके से निकाल सकते हैं? हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स टेबल के अंदर प्रोडक्ट कोड आ रहा है और क्वांटिटी आ रही है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि क्या सेल्स है, नंबर वन। नंबर टू, हमारे पास डेट चाहिए क्योंकि हमें मंथली डाटा निकालना है। तो मंथली डाटा निकालने के लिए हमें ऑर्डर्स टेबल ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर मैं ऑर्डर्स टेबल ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, ऑर्डर्स टेबल से मेरे पास ऑर्डर डेट आ गई, ऑर्डर डिटेल्स टेबल से मेरे पास क्वांटिटी ऑर्डर आ गई और मेरे पास प्रोडक्ट कोड आ गया क्योंकि मुझे प्रोडक्ट की इन्वेंट्री निकालनी है तो प्रोडक्ट कोड होना लाजमी है। अब पिछली बार जो हमने किया था हमने सेल प्राइस यहीं से निकाल ली थी, या टोटल सेल्स अमाउंट हमने यहीं से निकाल लिया था क्वांटिटी को प्राइस ईच से मल्टीप्लाई करते हुए। तो क्या ये हरकत हम दोबारा करें या इससे कोई शार्प तरीका हमारे पास है? देखिए, हमें दो तरीके के अमाउंट निकालने हैं। एक सेल्स अमाउंट, तो क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस ईच को मल्टीप्लाई करने से सेल्स अमाउंट तो आ जाएगा, लेकिन ये इन्वेंट्री हमने ख़रीदी कितने की, ये अमाउंट हमारे पास अगर हम यही अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे तो नहीं आएगा। अब ये अमाउंट आएगा कहाँ से हमारे पास? सो अगेन अगर हम प्रोडक्ट टेबल को रिविज़िट करें तो प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास बाय प्राइस आ रही है और सेल प्राइस भी आ रही है। डैट मीन्स कि अगर मैं ऑर्डर टेबल से सिर्फ क्वांटिटी निकाल लूँ और फिर उसको प्रोडक्ट टेबल से ज्वाइन करवा दूँ और फिर इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करा दूँ, तो मेरे पास एक ही क्यूरी के अंदर बाइंग प्राइस और बाइंग अमाउंट और सेलिंग अमाउंट अगेंस्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ तक हम पहुँच जाएँ तो उसके बाद तो हमें सिंपल सा सम करना है और सम करके उसके बाद फिर हमने मंथ निकाल लेना है और मंथ निकालने के बाद हमारा काम हो जाएगा। तो इसी क्यूरी मैप को लेते हुए चलते हैं। ठीक है,
अब ये करेंगे कि जिस तरीके से मैं क्वेरी पार्ट्स में लिख रहा हूँ, तो जैसे जैसे एक एक पार्ट हम करते जाएंगे, आप लोग उसी पार्ट को अपने पास करके देखिएगा, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हम उसी टाइम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट सीटी पे मूव करेंगे, फिर हम नेक्स्ट सीटी पे मूव करेंगे। ठीक है। पिछली बार मैंने कंप्लीट सीटी, क्योंकि पहली बार एक्सप्लेन कर रहा था, तो कंप्लीट सीटी एक बार लिख के दिखा दी थी, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कहा था। अब आप लोग साथ साथ चलें, मैं एक सीटी करूँगा, मैं थोड़ी देर रुक जाऊँगा, फिर दूसरी सीटी करूँगा, फिर तीसरी सीटी करूँगा, इस तरीके से इसको चलते हैं। तो आ जाते हैं हम अपनी पहली सीटी के ऊपर। पहली सीटी में हमने कहा था कि हम ऑर्डर टेबल से, ऑर्डर डिटेल्स टेबल से क्वांटिटी निकाल लें और प्रोडक्ट निकाल लें, कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी सोली और किस डेट पे सोल्ड हुई। तो सबसे पहले ये काम करते हैं। तो हमने कहा सेलेक्ट ऑर्डर से, तो मेरे पास डेट आ जाएगी, ऑर्डर ऑर्डर डेट एज डी टी। अच्छा, डेट ये भी एक साइंस है कि मैं यहाँ पे डेट को हमेशा डी टी क्यों लिखता हूँ। ठीक है, उसकी वजह ये कि अगर आप इसको डेट लिखेंगे तो डेट ऑलरेडी एक कीवर्ड है एसक्यूएल का, और ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप कीवर्ड एसक्यूएल के कीवर्ड ही कॉलम के नेम में यूज़ करें। या तो आप इसको डेट्स कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा शॉर्ट फॉर्म जो अक्सर एनालिस्ट यूज़ करते हैं वो डेट को डी टी ले लेते हैं, क्योंकि इतनी बार हमें डेट लेनी होती है, हम डी टी के नाम से ले लेते हैं। तो इट्स कॉमन प्रैक्टिस कि डेट को डी टी कंसिडर कर। दूसरी चीज़ मैंने कहा यार, ऑर्डर डिटेल्स टेबल से मुझे प्रोडक्ट कोड दे दो। ये प्रोडक्ट कोड मुझे क्यों दे दो, ताकि मैं इसको प्रोडक्ट टेबल से बाद में ज्वाइन कर सकूं। मैंने कहा यहाँ से प्रोडक्ट कोड दे दो, और फिर ऑर्डर डिटेल टेबल से ही मुझे क्वांटिटी दे, एस क्वांटिटी। अच्छा, फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स जॉइन ऑर्डर्स ऑन। अब कॉमन कॉलम क्या है, ऑर्डर डिटेल्स में भी ऑर्डर नंबर है, ऑर्डर में भी ऑर्डर नंबर है। तो ऑर्डर डिटेल्स डॉट ऑर्डर नंबर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर नंबर। अब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, तो मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि मेरे पास कोई स्पेलिंग मिस्टेक अभी ना हुई भी हो। सो कूल, मेरे पास आ गए 2003 4 5 ये कंप्लीट, हर दिन का मेरे पास क्वांटिटी और प्रोडक्ट आ गया, किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुई है। लेकिन सवाल ये था कि मुझे 2003 का करना है, तो मैं जल्दी से इस पर वेयर की कंडीशन लगा लेता हूँ। वेयर ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट बिटवीन 2003 01 एंड 2003 12 31। अब ये मेरे पास असूलन 1 साल के ऑर्डर आ जाने चाहिए सारे। तो मैं देख लेता हूँ, मेरे पास 2003 दिसंबर तक के ऑर्डर आ गए। ये हमारी पहली सीटी बन जाएगी। तो इतनी क्यूरी लिखें, फिर अगली सीटी बनाते हैं। हो गया यहाँ तक, आई होप हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम इसको एज अ सी टी डिक्लेयर कर लेते हैं सबसे पहले। तो अभी तक हमने इसको सी टी डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो विद ए
एज, ये मेरी पहली सीटी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब यहाँ से मेरे पास आ रहे हैं डेट, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी। मुझे चाहिए बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की कहाँ से आएगी? प्रोडक्ट टेबल से। तो हम ए को उठा के प्रोडक्ट टेबल से जोड़ते हैं और वहाँ से निकालते हैं बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। सेलेक्ट, सबसे पहले तो क्योंकि मुझे मंथ वाइज चाहिए तो मैं काम करता हूँ, मैं यहीं पे मंथ ले लेता हूँ। मंथ ए डॉट डी टी, मैंने कहा ये मेरे मंथ्स होगा, ठीक है। एक टेबल से मैंने मंथ्स ले लिए सबसे पहले। उसके बाद मैंने कहा ए टेबल से प्रोडक्ट कोड उठा लो दोबारा, एज प्रोडक्ट कोड। मैंने कहा फिर ए से ही क्वांटिटी भी उठा लो, क्वांटिटी एज क्वांटिटी। उसके बाद मैंने कहा प्रोडक्ट टेबल से बाय प्राइस चाहिए और प्रोडक्ट टेबल से सेल प्राइस चाहिए। तो मेरे पास प्रोडक्ट टेबल यहाँ पे ये रही, प्रोडक्ट टेबल्स का कॉलम आ गया। कॉलम के अंदर मेरे पास बाय प्राइस और एमएसआरपी दोनों अवेलेबल हैं। सो मैंने कहा प्रोडक्ट्स टेबल से बाय प्राइस उठाओ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ COGS। COGS क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS ये कॉस्ट होगी। और मैंने फिर निकाल लिया प्रोडक्ट्स टेबल से MSRP एज प्राइस। कॉस्ट और प्राइस में ये फ़र्क होता है, कॉस्ट जितने का आप ख़रीदते हो, प्राइस जितने का आप बेचते हो। तो ऊपर हम कॉस्ट, नीचे प्राइस। प्राइस मतलब जितने का हम बेच रहे हैं। मैंने कहा फ्रॉम ए जॉइन प्रोडक्ट्स, और कॉमन कॉलम यहाँ पे हमारे पास हमने लिया था प्रोडक्ट कोड का। हमने सेकंड यहाँ पे प्रोडक्ट कोड का कॉमन कॉलम लिया। सो ए डॉट प्रोडक्ट कोड इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट कोड। ठीक है जी, इसको रन करके देखते हैं कहाँ पे मसला आ रहा है हमारे पास। हमारे पास मसला आ रहा है प्रोडक्ट्स टेबल ही एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? प्रोडक्ट नहीं करती, प्रोडक्ट्स तो करती होगी। अब क्या मसला है? प्रोडक्ट्स अगेन, प्रोडक्ट्स, और तो कहीं नहीं मसला किया। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस क्यूरी कि मेरे पास प्रोडक्ट कोड के अगेंस्ट उसकी क्वांटिटी कितनी बिकी और उसकी कॉस्ट क्या थी और उसकी प्राइस क्या थी। ठीक, अब सेकंड सीटी लिख लें यहाँ तक।
चलें नेक्स्ट स्टेप लेते हैं अगेन। अब हमें इसको कॉमन टेबल कंसिडर करवाना होगा, तो उसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, बी एज स्टार्ट। अगेन यहाँ पे मेरे पास कॉमा आएगा और ये मेरी बी क्लोज हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप, हमने क्वांटिटी निकाल ली और दोनों कॉस्ट और प्राइस निकाल ली। हमें चाहिए इनका अमाउंट, यानी हम क्वांटिटी को कॉस्ट से भी मल्टीप्लाई कर दें और क्वांटिटी को प्राइस से भी मल्टीप्लाई कर दें। तो अगेन सिलेक्ट क्या लें, पहले तो मंथ ले लें बी का, क्योंकि मंथ वाइज ही निकालना है हमें हर चीज़, तो हम मंथ साथ साथ लेके चलेंगे। फिर मैंने कहा बी डॉट क्वान्टिटी को मल्टीप्लाई कर दें बी डॉट सी ओ जी एस से, ये मेरे पास आ जाएगी टोटल सी ओ जी एस लेट से। और बी डॉट क्वान्टिटी को मल्टीप्लाई कर दें बी डॉट प्राइस से एज टोटल, इसको हम कह देते हैं रेवेन्यू, क्योंकि हम अर्न कर रहे हैं तो ये रेवेन्यू कहलाएगा। हमने कहा फ्रॉम बी, इसको रन करके देखते हैं क्या मसला आ गया। बी डॉट मंथ नहीं है, मंथ्स लिया हुआ है हमने, राइट, बिल्कुल सही है। सो ये अब मेरे पास मंथ वाइज टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स आ गई और टोटल रेवेन्यू आ गया। ये एक 3 लाइन की क्वेरी अपने पास दोबारा कॉपी कर लें। अब इसकी ब्यूटी, सीटी की ब्यूटी यही है कि अगर हम इसको एक ही क्वेरी के अंदर ये पूरा जॉइन लगा लगा के करने जाते तो हमारे सिंटेक्स इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते कि बाद में उसको डीबग करने में भी मसला आता। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीटीज़ में तोड़ तोड़ के कोई चीज़ करते हैं तो उससे आपको समझने में भी आसानी होती है। नंबर 1, आपकी डीबगिंग आसान हो जाती है। अगर कहीं पे कोई एरर आ रहा हो उसकी बगिंग आसान हो जाती है। और अगर इस क्वेरी को अगर आप 1 महीने बाद दोबारा जाके रिव्यू करेंगे तो तब भी आपको पता होगा आपने लिखा क्या था। इंस्टेड कि अगर आपको बिल्कुल स्टार्ट वाली क्वेरी याद हो, जब हमने इनवॉइस की डिटेल्स निकाली थी तो हमने कोई 4-5 टेबलें ज्वाइन करके एक बड़ी लंबी चौड़ी क्वेरी निकली थी। अगर उसको मैं सिटी में कन्वर्ट कर देता तो बहुत आसान हो जाती। तो इसको कंटिन्यू करें। चलें अब नेक्स्ट इसको लेके चलते हैं अगेन आगे। अब आपको स्टेप बहुत ज़्यादा क्लियर हो होंगे कि आगे हमें करना है कि अभी हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज़ आ रही हैं, हमें इनको सम करना है। तो सम करने के लिए अगेन मैं इसको एज ए सी टी डिक्लेयर करता हूँ, सी एस, ये मेरी सी टी हो गई। अगेन मैं कॉमा लगाऊंगा यहाँ पे क्योंकि मेरी लास्ट सी टी सी है। मैंने कहा अब सम कर लेते हैं सिंपल सा, सेलेक्ट सी डॉट मंथ्स और उसके बाद हमारे पास टोटल सी ओ जी एस आ रहा है, तो सम सी डॉट टोटल सी ओ जी एस एस सी ओ जी एस। उसके बाद मैं कॉमा लगाना भूल रहा हूँ, यहाँ पे मसला हो जाएगा बाद में। उसके बाद सम सी डॉट टोटल रेवेन्यू एज रेवेन्यू, और इसको मुझे निकालना था फ्रॉम सी से। अब क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन आ रहा है, राइट, अब एग्रीगेट फंक्शन आ रहा है तो मुझे ग्रुप बाय करना पड़ेगा।
ग्रुप बाय 1 कर लेंगे क्योंकि हमें मंथ के अगेंस्ट चाहिए। सी सी ले लो यार, ग्रुप बाय 1। अब इसको रन करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है। हमारे पास 1 एट लाइन 30 ग्रुप बाय। अब ये मेरे पास मंथ वाइज COGS और रेवेन्यू आ गया। सवाल हमारे पास ये था कि नेट कैश फ्लो निकालना है, ठीक है। अभी तक हमने रेवेन्यू और कॉस्ट निकाल ली, और नेट कैश फ्लो का फॉर्मूला था इन्वेंट्री, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री सोल्ड माइनस अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री बॉट, राइट। एक सेकेंड गाइस यार, माय अपॉलॉजीज, ये जो बच्चे हैं शो कर रहे थे, सॉरी। सो हमारे पास हम कहाँ थे, हाँ, हमें नेट कैश फ्लो निकालना था। तो नेट कैश फ्लो इज़ इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गया, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है। तो अगेन मैं आखिरी बार इसको CT डिक्लेयर कर देता हूँ। मैंने इसको CT डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद D में से अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं मंथ। मंथ्स और रेवेन्यू माइनस COGS, ये फॉर्मूला था हमारा, एज नेट कैश फ्लो फ्रॉम D। इसमें क्या मसला आया, अच्छा इसमें मसला है कि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया, मोस्ट प्रोबेबली यही मसला था। यस, सो नाउ मेरे पास मंथ वाइज नेट कैश फ्लो आ गया, और ये तमाम का तमाम नेट कैश फ्लो पॉजिटिव में आ रहा है। दैट मीन्स कि ओवरऑल कंपनी हर मंथ में पॉजिटिव में रही है। सो ये भी लास्ट 2 स्टेप कर लें यहाँ से, और फिर मुझे बताएं, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, मैं वेट करूँगा आप लोगों को कंप्लीट करने का, क्योंकि काफ़ी लंबी करी है। उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। तो जैसे ही आप में से हो जाए या कोई मसला हो तो बता दिए।
इतनी लंबी चौड़ी क्यूरी हमने लिख तो ली है, ठीक है, लेकिन जब भी आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कोई क्यूरी लिखें या आप एनालिस्ट हैं, आप काम कर रहे हैं, आप रियल लाइफ सर्वर को छेड़, तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस करें तो हमने इसमें से काफ़ी चीज़ें रिपीट करी हैं जो कि नहीं हो सकती थी। जैसे कि हम सी टी ई नंबर सी डी और आखिरी वाली, इन तीनों को मिला के भी कर सकते थे, ठीक है। इनको मिला के कैसे कर सकते थे, मैं यहीं पे सम ले लेता, ठीक है, और इसको भी मैं यहीं पे सम ले लूँ, और फिर मुझे इन दोनों सम का डिफरेंस चाहिए। तो ये मेरे पास टोटल रेवेन्यू का सम है, तो मैं इसको कॉपी करूँ, पेस्ट कर दूँ, फिर इसको कॉस्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, और इसको मैं ले लूँ एज नेट कैश फ्लो यहीं के ऊपर, मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा ये ट्राई करके देखते हैं। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस क्यूरी को अलग से, इसको कॉपी करके एक नई क्यूरी ले जाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, हमने कहा फ्रॉम बी, और इसको मैं सी टी भी डिक्लेयर नहीं करता, राइट, और यहाँ से मुझे कॉमा हटाना पड़ेगा, और फिर मुझे इसको ग्रुप बाय देना पड़ेगा, ग्रुप बाय 1, तो मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा, तो यहाँ से भी मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा, डायरेक्ट तीसरी सी टी ई से ही मेरा रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। और अगर मुझे ये दो कॉलम एलिमिनेट भी करने हैं, टोटल सी ओ जी एस वाले रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इनको डिलीट कर दूँ, तब भी मेरे पास वही रिज़ल्ट आएगा जो मेरे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आया। सो सी टी हम लिख लेते हैं। मेजर मकसद, मैं जिस तरीके से सी टी यूज़ कर रहा था, मेरा मेजर मकसद सी टी से ही होता है कि यार मैं एक दफ़ा लॉजिक सही बिल्ड कर लूँ क्यूरी की, पार्ट्स में तोड़ तोड़ के, पहले एक पार्ट निकालूँ, उसको रन करूँ, फिर दूसरा पार्ट निकालूँ, फिर रन करूँ तीसरा पार्ट, ताकि मेरी लॉजिक सेट हो जाए एक बार। लेकिन जब मैं इसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डाल रहा होता हूँ, तो मैं क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की जो कल बात की थी, मैं अपनी क्यूरी हद दर्जा ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि किस हद तक ऑप्टिमाइज़ हो सकती है ताकि सर्वर पे लोड कम पड़े। तो अगर आप पूरी सिटी वाली क्यूरी सर्वर पे चला देंगे, कोई मसला नहीं, अगर आपका डेवऑप्स आ गया आपके पास कि यार सर्वर लोड ज़्यादा ले रहा है, तो आप उस टाइम ऑप्टिमाइज़ कर लें, बट ट्राई टू मेक योर वर्क फ्लो कि आप ज़्यादा सिटीज़ लिख के अपनी लॉजिक सेट कर लें। जब एक दफ़ा लॉजिक से क्लियर हो जाए, तो फिर ये कोशिश करें कि इसको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, इसको छोटा कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है एक्सप्लोरेशन का। तो एसक्यूएल में एक चीज़ को करने के कोई 10-15 तरीके हो सकते हैं, हर कोई डिफरेंट तरीके से कर सकता है। व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क फॉर यू, राइट। आई होप आप लोग का ये वाला पार्ट सिटीज़ का हो गया होगा और सिटीज़ समझ में आ गई होंगी। आज के लिए मेरे पास टॉपिक सिर्फ इतना ही था, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि सिटी थोड़ा सा हैवी टॉपिक है समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचा है एडवांस के अंदर, क्योंकि हमने सब क्यूरीज कल देख ली थी। अब जो वाइट टॉपिक बचा है वो बचा है केसिफ का। केसिफ मैंने अगली क्लास के लिए रखा था। अगर आप लोग ये समझते हैं कि यार आज का लोड ज़्यादा हो गया, हमें केसिफ अगली क्लास में ही करना चाहिए, हम अगली क्लास में कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं आज ही कर सकते हैं, तो मैं आज भी केसिफ करा सकता हूँ। सो डू लेट मी नो कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। यार अभी इस वीकेंड तो नहीं होगी, अगर वीकेंड पे भी होगी क्योंकि इस वीक की क्लासेस हो गई, राइट। अगर क्योंकि आप तीनों ही मेजरली अटेंड कर रहे होते हैं, अगर आप तीनों को कोई इशू नहीं है, तो वी कैन शेड्यूल नेक्स्ट वीक्स क्लास टू वीकेंड, सिर्फ सैटरडे संडे, और दोनों दिन हम एक एक घंटा बढ़ा देते हैं ताकि 3 दिन की क्लासेस कवर हो जाएं। तो फ्रॉम 4 to 7 सब सो हो के भी उठ जाएंगे वीकेंड पे, 7 पे जल्दी भी फारिग हो जाएंगे कि अगर किसी का नाइट में कोई इवेंट है तो वहाँ पे भी जा सके। तो ठीक है, साथ आपको तो कोई इशू नहीं है अगर हम वीकेंड पे ले जाते हैं क्लास?
4 to 7 इवनिंग में होगा, दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक। सर हमें एक ही दिन मिलता है सोने के लिए, मसला ये है। हम्म, क्योंकि तारिक साहब आपके हवाले से तो एसक्यूएल की एक ही क्लास है मेजर, इसके बाद पाइथन है। पाइथन के स्टार्ट तो ऑलरेडी आपने अटेंड किया हुआ है, तो वो बिल्कुल स्टार्ट है डेटा फ्रेम सीरीज़ वाला। फिर मेरे ख्याल से जब एमएल की तरफ हम मूव कर रहे होंगे तब आप शायद दोबारा ज्वाइन करें। सही है। हाँ, तो वो स्टार्टिंग की आपकी मतलब 2-4 वीकेंड तो निकल जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। साद आप कुछ कह रहे थे? हेलो साद, आप कुछ कह रहे थे? सैटरडे को लैब होती है, किस टाइम पे? 2:30 से ये होगी। ओके ओके ओके। सो क्या करें, इवनिंग फिर और आगे कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं। 6 से 8 भी कर सकते हैं, 6 से 7:30 भी कर सकते हैं, 5:30 से 7:30 भी कर सकते हैं। ये आप लोग खैर ग्रुप पे डिस्कस कर लें, आप और अहमद को अगर साइड में भी डिस्कस करना है किसी तरीके से भी, डू लेट मी नो। हम मंडे वाले दिन तक फाइनल कर लेते हैं इसको। अगर मंडे को अलाइन हो जाता है कि वीकेंड करना है तो हम अगला हफ्ता वीकेंड पे ले जाएंगे, वरना ट्यूसडे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है। रात के 9 बजे ना हो ना, ये कह रहे हैं ना? सही है, तो हम अर्ली करें मतलब। नहीं नहीं, सुबह 9 बजे नहीं, इवनिंग में ही, इवनिंग में ही हम 6 साढ़े 6 का कोई टाइम देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं। ये अच्छा, आप थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लें। आज मैं केसिफ आज नहीं लेके चल रहा, ठीक है? केसिफ मैं नेक्स्ट क्लास के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि केसिफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि लगता बहुत आसान टॉपिक है केसिफ, लेकिन उसके अंदर भी सीटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। दिस इज़ केसिफ। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है कि आप कॉलम सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप केस लगाते हो। केस को आप कंसिडर करें इफ़। ठीक है, जैसे इफ़ होता है, इफ़ देन एल्स तरीके से केस और वैन होता है। तो आप यहाँ पे केस डिक्लेयर करते हो, केस डिक्लेयर करने के बाद कंडीशन लगाते हो वैन, जो भी आपकी कंडीशन है वो अगर मीट हो जाए तो क्या करें। उसके बाद आप दूसरी कंडीशन भी दे सकते हो, तीसरी कंडीशन भी दे सकते हो, जितनी कंडीशन चाहे दे सकते हो। इसके बाद आप अपना केस एंड करते हो। जब आप एंड करते हो तो यहाँ पे एक कॉलम नेम देते हैं कि ये जो रिजल्ट्स आए, ये जो ये लिख रहा है हाई वैल्यू, मीडियम वैल्यू, लो वैल्यू, ये अगर रिजल्ट्स आएँ तो वो किस कॉलम के अंदर शो करे। तो आप उसको अपने पास से कॉलम बता दो कि एक नया कॉलम बनाओ पेमेंट टाइप का, और वहाँ रिजल्ट्स। अब जब इतना हो ही गया तो फिर इसको स्टार्ट कर ही लेते हैं यार, कोई मसला नहीं। ठीक है। सो केस का सिंपल सा तरीका ये है कि आप जो मैं बताया था उसके बाद आप उसको कॉलम नेम बताते हो और फिर उसको टेबल नेम बताते हो, तो आपके केस डिक्लेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमने कहा यार हमारे पास पेमेंट चेक नंबर आ रहे हैं, पेमेंट डेट्स आ रही हैं। ठीक है, पेमेंट डेट के साथ हमारे पास अमाउंट भी आ रहा है। अब कंपनी को एक रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि यार हाई वैल्यू पेमेंट कौन सी है, मीडियम वैल्यू पेमेंट्स कौन सी हैं, लो वैल्यू पेमेंट्स कौन सी हैं। अब इसका लॉजिक क्या बनता है, ये क्यों हो सकती हैं? एक लॉजिक ये बनता है कि हो सकता है उनके पेमेंट चैनल अलग हों। जैसे जब हम ई कॉमर्स में या फिनटेक में काम करते हैं तो हमें पता है कि यार बैंक के चार्जेस पेमेंट्स के साथ रिलेट करते हैं, जितनी ज़्यादा पेमेंट बैंक चार्जेस अमूमन उतने ज़्यादा हो जाते हैं, और वाइस वर्सा कम भी हो सकता है। तो अगर कोई बैंक मुझे अच्छा रेट दे रहा है प्रोसेसिंग का, तो मैं ज़्यादा अमाउंट वाले चेक उस बैंक से प्रोसेस करवाऊँ, और कोई बैंक अगर मुझे बुरा रेट दे रहा है तो मैं कम वाले कराऊँ। तो इस तरह मैं मिक्स एंड मैच कर सकता हूँ अपनी पेमेंट। इसके लिए कंपनी कहती है कि यार मुझे मीडियम, हाई और लो वैल्यू के अंदर टैग कर दो, मुझे बैंक को बताना है कि यार मेरा कितने नंबर ऑफ़ चेक्स दिन के प्रोसेस होंगे, किस कैटेगरी के। ये एक कंडीशन, एक जेन्युइन कंडीशन है जो कि बन सकती है। तो हमें ये कहा जा रहा है कि यार 3 कैटेगरी हैं आपके पास। एक कैटेगरी ये है जिसकी पेमेंट 50,000 से 52,000 के बराबर हो या 50,000 से ऊपर हो, वो हाई वैल्यू कहलाएगी। एक कैटेगरी आपके पास है जो 25 से 50,000 के दरमियान हो, वो मीडियम वैल्यू कहलाएगी। और एक कैटेगरी आपके पास है जो 25,000 से कम होगी या 25,000 के बराबर होगी, वो लो वैल्यू कहलाएगी। तो आप हमें ये कैटेगराइज करके दे दें या हाईलाइट करके दे दें, हाई वैल्यू और
हाई वैल्यू पेमेंट, मीडियम वैल्यू पेमेंट और लो वैल्यू पेमेंट्स के दरमियान 3 कैटेगरीज बना के देते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए चलते हैं, इसको हम किस तरीके से बनाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो पेमेंट टेबल से, ये बात तो कन्फर्म है कि वी विल गेट दिस फ्रॉम पेमेंट्स टेबल। पेमेंट्स टेबल में मेरे पास पेमेंट डेट है, अमाउंट है और चेक नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट पेमेंट डेट ले लें पहले मैं, उसके बाद मैं चेक नंबर ले लेता हूँ, उसके बाद मैं अमाउंट ले लेता हूँ फ्रॉम पेमेंट्स। पहले तो सिर्फ इतनी क्यूरी रन करके देखते हैं कि ये मेरे पास आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। मेरे पास ये आ रही है, इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब मेरी कंडीशन क्या थी, कंडीशन मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ऊपर, ताकि यहाँ पे भी हमारे पास लिखी हुई हों कंडीशंस। कंडीशंस हमारे पास ये हैं, पेमेंट 50,000 से ज़्यादा या 50,000 के बराबर, और 25 से 50,000 और 25,000 से कम। इसको लेके चलते हैं। अब मुझे लगाना है केस, मैंने कॉमा दिया। जिस तरह नॉर्मल कॉलम होता है, इसको एक नॉर्मल कॉलम ही कंसिडर करें, एक कॉलम के बीच में हम लिख रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा केस पहली कंडीशन, व्हेन अमाउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। अगर 50,000 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे लिख दो, उस जो नया कॉलम आप बनाओ उसके अंदर लिख दो हाई वैल्यू, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कहा ये मेरा स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं हो रहा, जब तक मैं एंड नहीं लिखूंगा मेरा केस का एक ही स्टेटमेंट चल रहा है, तो मुझे बार बार यहाँ पे कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर हूँ, ठीक है। सो व्हेन दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या थी, मैंने कहा अमाउंट है 25,000 और 50,000 के बीच में, यानी 25,000 या उससे ज़्यादा और 50,000 से कम। 50,000 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि हम ऊपर वाली कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू लगा चुके हैं, तो 50,000 वाली कंडीशन ऊपर वाली वैल्यू में ऊपर वाली कंडीशन में कैटर फॉर हो रही है। सो अमाउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 एंड, क्योंकि हम रेंज दे रहे हैं, अमाउंट इज़ लेस देन 50,000। 50,000 तब क्या लिखो, तब लिख दो कि ये मीडियम वैल्यू है, ठीक है। और व्हेन अमाउंट इज़ लेस देन 25,000 देन ये लिख दो कि लो वैल्यू है, ठीक है। अब इस केस को एंड कर दें और ये वैल्यूज़ कहाँ स्टोर करें, एक नया कॉलम बनाएं पेमेंट टाइप का, और उसमें ये वैल्यू स्टोर कर दें, ठीक है। अब रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। सो अब इसने आपके पास तमाम की तमाम हाई वैल्यू, लो वैल्यू, मीडियम वैल्यू सारी पेमेंट्स को टैग करके दे दिया, ठीक है। दिस इज़ हाउ केस वर्क, ठीक है। केस इफ़ किसी की, जैसे पोस्टग्रेस में केस इफ़ यूज़ होता है, यहाँ पे माइस्क्यूएल के अंदर केस यूज़ होता है, तरीका सेम है, लॉजिक सेम है, वर्किंग बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से काम करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ही लें, ठीक है। आप यहाँ पे कोई और कंडीशन भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कंडीशन, जैसे अगर अमाउंट 50,000 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे आप अमाउंट प्लस 1,00,000 कर दो, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। सो जहाँ जहाँ 50,000 से ज़्यादा थी उसने अमाउंट में 1,00,000 रुपये ऐड कर दिए स्ट्रेट। तो आप यहाँ पे न्यूमेरिक कंडीशन, कोई फार्मूला कंडीशन, आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ स्ट्रिंग ही रख के चलो, ठीक है। सो क्विकली ये कर लें, उसके बाद इसी की एक एक्सेस नहीं, एसक्यूएल के अंदर वेरिएबल नहीं आता, ठीक है। आता है एसक्यूएल के अंदर वेरिएबल आता है, लेकिन उसके लिए फिर फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, और डाटा एनालिस्ट को या जो हमारा एनालिटिकल डीबी होता है उसके ऊपर आपको फंक्शन, व्यूज़ या रूटीन्स बनाने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। तो हम वो चीज़ इस पर नहीं कर सकते। अगर हमें वो चीज़ करनी है फिर हम पाइथन पे जाएंगे। हाँ, आप एक्सेस पे करते हैं, आप विजुअल बेसिक पे कर लें।
ऐसा ही है, एसक्यूएल जो है वो बेसिस है एनालिसिस की। हाँ, एसक्यूएल की एडवांस फॉर्म जो एक्सेस डीबी है, एक्सेस डीबी की एडवांस फॉर्म जो है वो एसक्यूएल सर्वर है, जो माइक्रोसॉफ्ट का है। एसक्यूएल सर्वर की एडवांस फॉर्म अजूर डीबी है, राइट। तो ये वही चलती हुई आ रही है चीज़। यस, सब फॉल बैक एसक्यूएल पे करते हैं। इवन हम पाइथन में कुछ भी जब लिखेंगे, जब डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, तो पाइथन में हम कोई भी चीज़ लिखें डेटाबेस रिलेटेड या क्यूरी रिलेटेड, बैक एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा वो कमांड प्रॉम्प्ट पे उसको ट्रांसलेट एसक्यूएल में ही करता है। वो खाली एक रैपर चढ़ा हुआ है, वो एक रैपर चढ़ा हुआ है, यानी उस रैपर चढ़ा के उसने पाइथन का नाम दे दिया। लेकिन पाइथन का इंजन जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आके देखते हैं तो वो उसका एसक्यूएल में कन्वर्ट करके लेकर आता है। सो एसक्यूएल के बगैर कुछ भी नहीं है। यस, डाटा। या या हाँ, जिस दिन क्लास होगी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ये बता दूंगा कि आज डेटाबेस कनेक्शन की क्लास है। अच्छा, और दूसरी चीज़, डायरेक्ट कनेक्शन, लाइव कनेक्शन होगा, इसी डेटाबेस से कनेक्शन होगा जो हम कर रहे हैं, इसी डेटाबेस को हम पाइथन के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर यहीं से डाटा उठा के उसका एनालिसिस कर रहे होंगे। मतलब जो हमें चार्ट्स बनाने हैं, जो हमें बार चार्ट्स बनाने हैं, हमें पाई चार्ट्स बनाने हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स बनाने हैं, वो इसी डाटा पे बना रहे होंगे। अभी जो हमने एसक्यूएल माई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया था बिल्कुल स्टार्ट में, उसने आपके कंप्यूटर को सर्वर बना दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सर्वर आपका कंप्यूटर रैक कर रहा है। ये सर्वर आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, ये अमेजोन का कोई सर्वर भी हो सकता है, कोई भी सर्वर हो सकता है, आपके ऑफिस का सर्वर हो सकता है। नहीं पड़ी होंगी, आपको नहीं मिलेंगी। आपको सी ड्राइव नहीं, आपको सी ड्राइव के अंदर नहीं मिलती, ये अपनी टर्मिनोलॉजी में सेपरेटली स्टोर करके रखता है। डॉट डी बी फाइल्स के अंदर स्टोर करके रखता है, ये सेपरेट टेबल्स नहीं मिलेंगी आपको। आप, हाँ, तो आप एक्सेस पे ही एसक्यूएल क्यूरी बना लें और वहाँ पे सेव कर लें। अदरवाइज़ अगर आप वेब रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो अमूमन आपको, आपका जो डेवऑप्स होता है, जो बैकएंड इंजीनियर होता है, वो एक इन्वायरमेंट फराहम करता है ऑलरेडी। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, सबसे फेमस इन्वायरमेंट जो आजकल चल रहा है, सबसे लाइट वेट है, दैट इज़ मेटाबेस। सो मेटाबेस इंस्टॉल्ड होता है हाँ, मेटाबेस इंस्टॉल्ड होता है, वो ऑलरेडी आपके सर्वर से कनेक्टेड होता है, वहाँ पे एसक्यूएल की क्यूरी लिखें और वहाँ से रिजल्ट्स निकालते रहें। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वन इन पाकिस्तान, जो करंटली स्टार्टअप्स में यूज़ हो रहा है, सबसे कॉमन है क्योंकि एक तो फ्री है, ओपन सोर्स है और लाइट वेट है। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वेबसाइट बनी हुई किस टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अगर एनजीओ की वेबसाइट है और आपने फ्रीलांस किसी से बनवाई है, देर आर सेव डॉट नेट पे है। अगर डॉट नेट पे तो फिर ये देखेगा कि वो स्टोर्ड कहाँ पे है, कौन से वेब सर्वर पे स्टोर्ड है। अच्छा, तो गो डैडी के ऊपर जो आपने डॉट नेट का बैक एंड पे जो डेटाबेस चल रहा होगा वो एसक्यूएल सर्वर चल रहा होगा। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर की कनेक्टिविटी आती है। खैर, आपको दिखा देता हूँ, मेरी जो पर्सनल वेबसाइट है मैं उस पर एक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होता है अमूमन। लेकिन ये इतनी आसानी से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, दिस इज़ माई वेबसाइट, और ये मेरी अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है। इसके बैकएंड पे मैं बहुत काम, मतलब मुख्तलिफ डेटाबेसेस बना के और अपनी क्यूरीज़ वगैरह, किसी क्लाइंट ने कुछ कहा या कभी कुछ कहा, तो मैं रन करता रहता हूँ। आपको गोडैडी पे आई डोंट नो कि आपको सी पैनल मिलता है या नहीं मिलता, मोस्ट प्रोबेबली मिलता होगा सी पैनल। सही, मेरा सी पैनल ज़रा खुल जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो सी पैनल के अंदर ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना,
तो आपको यहाँ पे डेटाबेसेस मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं एक माई का डेटाबेस भी बना सकता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनी हुई हैं, तो मैं अगर PHP माई एडमिन देखूँ तो PHP माई एडमिन खुलेगा और इसके अंदर मेरे पास सारे डेटाबेसेस आना शुरू हो जाएंगे। ये बने हुए मेरे डेटाबेस सारे। यस, ठीक है। इसी तरीके से मैंने प्रैक्टिस के लिए कभी पोस्टग्रेस का भी डेटाबेस बनाया था इसके ऊपर। सो ये पोस्टग्रेस का मेरा डेटाबेस आ गया, ठीक है, इसके अंदर चल रहा है। सो इस तरीके से आपको बैकएंड पे डेटाबेस दिखते हैं, और इस डेटाबेस को आपने कनेक्ट करना होता है जाके अपने क्लाइंट के साथ। तो इसके लिए रिमोट माई एसक्यूएल इस्तेमाल होता है। रिमोट माई एसक्यूएल पे आप आईपी खोलोगे। ये बड़ा लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि आप आईपी खोलते हैं अपनी, वो आईपी खोलते हैं, फिर वो आईपी जाके आप माई एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन बनाते हैं, फिर टनल डाउनलोड करते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस, राइट। इसके अंदर आपको मैं एक सेकंड दिखाता हूँ। मैंने PHP माई एडमिन खोला था। ये टॉप पे ये एसक्यूएल आ रहा होता है। सो दिस इज़ सेम जैसे हम एसक्यूएल वर्क बेंच कर रहे हैं, तो ये सेम उसी तरीके से होता है। मैं कोई भी डेटाबेस कनेक्ट करके और यहाँ से मैं क्वेरी कर सकता हूँ, इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, एक्सेल बना सकता हूँ, एक्सेट्रा। सो ये एक्सपोर्ट करूँगा तो ये मैं एक्सेल एक्सपोर्ट कर दूँगा जो भी मेरी क्वेरी होगी। सो इट कैन बी डन। लेकिन ये अब सारी चीज़ें पुरानी हो गई। जो हमें इवेंचुअली सीखना है, आज जैसे मैं अपनी कंपनी के लिए बना रहा था, अगेन डिस्कशन पे कहीं और से कहीं और निकल जाएगा। एक तो आप लोगों ने गिटहब का अकाउंट ज़रूर बना लेना है बाद में। जो जो मेरे साथ आगे पाइथन और वेब डेवलपमेंट कर रहा है वो गिटहब का ज़रूर बना ले, ठीक है। मैं एक सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आज मैंने अपनी कंपनी के लिए क्या बनाया, जो डैशबोर्ड मैंने आज उनको बना के दिया। हाँ, ये ट्रेनिंग होगी। सो एक ये फ्रीमियम है। ये फ्रीमियम है, फ्री भी नहीं है और पैसों में भी नहीं है। इसकी एक अलग साइंस है, ठीक है। अब मैं एक अरसे से अपने बैकएंड इंजीनियर से लड़ रहा हूँ कि यार मुझे मेटाबेस या कोई एनालिटिकल टूल प्रोवाइड कर दो, और मुझे वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, और मेरी कोई परफॉर्मेंस कोई कुछ भी नहीं निकल पा रही, राइट। सो इट्स लाइक यार मैं परेशान हो गया था। मैंने आखिरकार मैंने अपना खुद ही डैशबोर्ड बना दिया। मैंने कहा भाई तुम लोगों को नहीं देना नहीं दो, मैं अपना काम कर दूँगा। तो सिंपल सी हमारी एक फेसबुक कैंपेन चल रही है जिससे हम लीड जनरेट कर रहे हैं। तो टोटल लीड्स कितनी आई, रेफर्ड लीड्स कितनी है, उसमें से परसेंटेज रेफर्ड क्या है, कितनी डेली की लीड्स आ रही हैं, कौन सी ब्रांड, हम मोबाइल फ़ोन्स इंस्टॉलमेंट पे देते हैं इसमें ना। सो कौन सी ब्रांड की ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं। तो ये सारा डैशबोर्ड मैंने पाइथन पे बना के कंप्लीट, और ये मैंने अपने पास ही अपलोड करके और मैंने लिंक मैनेजमेंट को दे दिया। मैंने कहा भाई आप ये डैशबोर्ड देख लें, हमें वहाँ से तो नहीं मिल रहा। सो इस तरह की चीज़ें करने से ये होता है कि आप फिर ना खुद मुख्तार हो जाते हैं, आपकी डिपेंडेबिलिटी ख़त्म हो जाती है काफ़ी लोगों के ऊपर। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि यार आप सीख लो, बैक एंड भी सीख लो, फ्रंट एंड भी सीख लो। ये हम बाकायदा ये पूरा डैशबोर्ड हम बनाएंगे भी, मतलब ये डैशबोर्ड नहीं, अगर बोलेंगे तो ये भी बनवा दूंगा मैं आपको। इसी किस्म का हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे भी, उस डैशबोर्ड को हम वेबसाइट पे अपलोड भी करेंगे। उसका आपके पास एक लिंक भी आएगा, और वो लिंक आप शेयर भी कर सकते हैं लोगों से, नंबर वन। नंबर टू, हम पाइथन पे पूरी एक रिज्यूम वेबसाइट बनाएंगे कि आपकी रिज्यूमे जो है वो पूरी पाइथन पे कोड करके वो उसको वेब पे अपलोड करेंगे, ठीक है। उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हैं पाइथन के, और वो इंटरेक्टिव होगी, और बहुत सिंपल है। वो भी हम कर रहे होंगे पाइथन वेब ऐप में, ठीक है। हाँ, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। एंड में जब हम स्ट्रीमलीट की लाइब्रेरी जो हमने वेब ऐप्स का पार्ट रखा था, वो वेब ऐप्स हैं ही यही, कि आपकी जो भी आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट थी, आपका जो भी पाइथन का डैशबोर्ड था, वो एक वेब एप्लीकेशन बन गया, ठीक है। मैंने अभी इसमें फ़िल्टर नहीं दिए। मैं यहाँ पे फ़िल्टर दे सकता हूँ कि यार मुझे सिर्फ सैमसंग की तमाम लीड्स दिखा दो, उनकी डिटेल्स दिखा दो, यहाँ पे फ़िल्टरिंग हो सकती है। तो इट विल वर्क लाइक एन ऐप। तो ये एक वेब ऐप है जो कि इंटरनेट पे होस्टेड है। इसका अपना एक वेबसाइट एड्रेस है, और ये आप किसी से भी अपनी मैनेजमेंट में किसी से भी शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी वेब ऐप पार्ट ऑफ पाइथन। और ये जो एक टूल मैं बना रहा हूँ, ये मैं सेल्फ बना रहा हूँ, एक टूल है जो सिंपल प्लग एंड प्ले होगा पाई स्पैरो के नाम से, कि आप पीछे एक्सेल शीट डालो या गूगल शीट डालो, और अपनी मर्ज़ी की विजुलाइजेशन सेलेक्ट करके डैशबोर्ड बना लो और सेव कर लो। सो दिस इज़ आई एम वर्किंग ऑन माई पार्ट टाइम। हाँ, पावर बी आई से सिंपल होगा, पावर बी आई कॉम्प्लेक्स है। उसमें सिर्फ, हाँ उसमें सिर्फ चार्ट बनेंगे, राइट। सो कमिंग बैक
टू आवर टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब अगला टास्क इसमें हमारे पास ये है छोटा सा, कि हमें ये कहा गया है कि ईयरली काउंट कर लो। अच्छा, अभी ये मैं टास्क कर नहीं रहा है, मैं आप लोग भी छोड़ो, आपको ईयरली काउंट करना है कि ईयरली हाई वैल्यू पेमेंट कितनी है, ईयरली मीडियम वैल्यू पेमेंट कितनी है, ईयरली लो वैल्यू पेमेंट्स कितनी है। ठीक है, अब लगेगा CTE। क्यों CTE लगेगा? जब आप काउंट करने जाएंगे तो आपको पे ग्रुपिंग वगैरह सब चाहिए होगा और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। इसको सबसे आसान सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप CTE लगाएं। ये क्योरी हमने लिख ली थी इतनी, ठीक है, ये हो जाएगी ACTE। फिर पेमेंट डेट में से एयर उठाऊंगा और काउंट कर लूँगा हाई, वेयर की कंडीशन लगा के, जहाँ पे वेयर हाई। इसी तरीके से मीडियम, इसी तरीके से लो, एंड में ज्वाइन कर लेंगे और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको भी कर ही लेते हैं हाथ के हाथ। सो मैंने कहा इसको मैं, अब मुझे ईयरली वैल्यूज़ निकालनी है कि हर ईयर में टोटल ईयर्स के अंदर क्या हाई है, क्या लो है, क्या मीडियम है। विद ए एज विद ए एज सॉरी विद ए एज ब्रैकेट ओपन, ये मेरी पहली CTE हो गई। अब दूसरी CTE में मेरे पास क्या है? दूसरी CTE में मैं सिर्फ एक सिंगल टारगेट रखता हूँ, जितने भी हाई वैल्यूज़ आइटम, हाई वैल्यू पेमेंट्स हैं, मुझे सिर्फ उनके काउंट निकालने हैं। ठीक है, तो इस टेबल को मैं नाम देते रहता हूँ हाई का। मैंने कहा हाई में जाओ और सेलेक्ट कर लो सबसे पहले पेमेंट डेट में से एयर, क्योंकि हमें एयर वाइज निकालना है एज एयर्स। और उसके बाद काउंट कर लो चेक नंबर एज काउंट, क्योंकि मैं हाई काउंट कर रहा हूँ इस टाइम पे, फ्रॉम ए कंडीशन वेयर। अब यहाँ पे मेरे पास कॉलम कौन सा था? पेमेंट टाइप का, जो मैंने खुद बनाया था। सो पेमेंट टाइप इज इक्वल टू हाई वैल्यू, राइट। ये मेरी हाई हो गई। इसी तरीके से मुझे लो की बनानी होगी, इसी तरीके से मुझे मीडियम की बनानी होगी। तो मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी, मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ये है मीडियम काउंट, ये लास्ट वाला लेक्चर देख लिया, उसके अंदर था ये डेट को तोड़ देता है, ईयर अलग कर देता है, मंथ अलग कर देता है, दिन अलग कर देता है। मैंने कहा उसको तोड़ के सिर्फ ईयर वाला पार्ट ले लो। ठीक है, मीडियम ले ली, उसके बाद मैं ले लेता हूँ लो। ठीक है, ये मेरे पास हो गई लो काउंट लो। असूलन अब मेरे पास हाई, मीडियम और लो वैल्यूज़ के काउंट आ गए, लेकिन ये एक जगह नहीं आ रहा है, ये हर अपनी अपनी CTE में आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट ईयर्स और हाई काउंट ले लूँगा अगर खाली, सो मुझे हाई काउंट वाली टेबल से लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे हाई वैल्यू वाली टेबल से लेना पड़ेगा, जो कि है ये रही। क्या एरर आ रहा है? लाइन 15 पे ये एरर दे रहा है, फ्रॉम पेमेंट्स केस इफ लग गया, सही हो गया, हाई एज राइट। कोई मज़ीद एरर आ गया नया? लाइन 22, पेमेंट टाइप इज इक्वल टू हाई वैल्यू फ्रॉम ए, वे पेमेंट टाइप इज इक्वल टू 22, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया है। हाई काउंट इन फील्ड लिस्ट नहीं है, काउंट हाई है, हाई काउंट नहीं है। काउंट हाई, अच्छा ग्रुप बाय। सो एक गड़बड़ हमसे और हो गई। हाँ, गड़बड़ हमसे ये हुई है कि हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया और हम ईयर के अगेंस्ट काउंट कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी हमने ग्रुपिंग नहीं करी, तो ये एरर देगा। सो हमें ग्रुप करना लाजमी, ग्रुप बाय वन, ग्रुप बाय वन, ग्रुप बाय वन।
आई होप कि अब कोई एरर ना है, राइट। सो अब ये मुझे हाई की वैल्यू निकाल के दे रहा है सिर्फ हाई की टेबल से, मुझे लो की भी चाहिए, मीडियम की भी चाहिए, और वो अलग अलग टेबल्स में आ रही है। सो यहाँ पे अगेन मुझे जॉइन करना पड़ेंगी, सही है। मैंने कहा एयर्स ले लो, काउंट हाई ले लो, काउंट मीडियम ले लो, और मीडियम्स लिखा था हमने, काउंट मीडियम्स ले लो, काउंट लो ले लो, फ्रॉम हाई जॉइन मीडियम्स ऑन हाई डॉट। अब ये मज़ेदार सीन है कि हम जॉइन किस पे करें, तो हमारे पास एक ही कॉलम कॉमन आ रहा है, वो है एयर्स का, तो हम इन तमाम की तमाम सिटीज़ को अपने ही बनाए हुए कॉलम एयर्स से जॉइन कर देंगे। सो हाई एयर्स बराबर हो मीडियम के एयर के, एयर्स के फिर जॉइन कर दो लो को, यहाँ ऑन मीडियम्स का एयर बराबर हो लो के एयर्स के। करके देखते हैं, एयर्स नहीं है, कहाँ पे नहीं है एयर्स, एयर्स एयर्स एयर्स, अच्छा ये एयर्स क्योंकि तीनों टेबलों में है, तो मुझे बताना पड़ेगा कौन सी वाली का एयर लो। मैंने कहा हाई का एयर ले लो, अननोन कॉलम मीडियम्स डॉट एयर, मीडियम्स मीडियम मीडियम्स MEDIUMS डॉट एयर्स, जॉइन काउंट मीडियम्स लोअर फ्रॉम हाई, जॉइन मीडियम्स ऑन हाई डॉट एयर्स, मीडियम्स डॉट एयर जॉइन लो मीडियम्स डॉट एयर्स। सो इस तरीके से अब इसने एयर कॉलम के ऊपर, क्योंकि एयर मेरा कॉमन कॉलम था, तो एयर कॉलम के ऊपर इसने तीनों टेबल सिटीज़ को ज्वाइन करा और हाई मीडियम और लो चेक्स के काउंट निकाल के ला के दे दिए। सो दिस इज़ हाउ योर क्यूरी वर्क्स, या केसिफ्स की क्यूरी इस तरीके से काम करती है। इसको आप लोग ट्राई करें, मैं कोड जो है वो यहाँ पे भी पेस्ट कर रहा हूँ स्लैक के ऊपर, और नोट्स के अंदर भी ये पूरा कोड वैसे मौजूद है। सो जस्ट ट्राई इट आउट। यहाँ तक तो आप लोगों ने पहले ही कर लिया था, इफ़ इस केस इफ तक, नीचे वाला पार्ट करना है। अगर बिल्कुल स्टार्ट आपको याद हो तो हमने रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने परसेंटेज और अंडरस्कोर्स यूज़ किए थे, राइट। आप वो भी केस के साथ मिला के यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जब आप, हाँ, जब आप वैन लिख रहे हैं तो आप वैन में, वैन के बाद वो कंडीशन दे सकते हैं कि नेम इज लाइक ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, NLP हम लोग नहीं कर रहे होंगे, हम रिग्रेशन करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे, और फिर हम OCR करेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन करेंगे। NLP एक दुनिया ही अलग है। मैं आपको टच, जब हम मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, जब हम थ्योरी पढ़ रहे होंगे मशीन लर्निंग की, तो उसमें मैं आपको मॉडल सारे बताऊंगा, लाइब्रेरी सारी बताऊंगा कि अगर आपने वेब स्क्रैपिंग करनी है तो उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होती है, आपने NLP करनी है तो उसके लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज़ होती है। बट फोकस हमारा उन 3 चीज़ों पे होगा जो कोर्स आउटलाइन में नंबर 1, क्योंकि ये समझे मशीन लर्निंग, इस कोर्स में मशीन लर्निंग का जो पार्ट है वो आपको सिर्फ इंट्रो देगा। मशीन लर्निंग एक पूरी साइंस ही अलग है, ठीक है। आपको इंट्रो देगा और आपको इस काबिल कर देगा, जैसे मैं भी, मुझे भी पाइथन का एक एक कोड याद नहीं है, मैं कभी भी, कोई भी प्रोग्रामर पाइथन का क्या कोई भी कोड याद नहीं करता कि यार सिंटैक्स क्या है इसका। हम सारे के सारे जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, डॉक्यूमेंटेशन पे देखते हैं कि यार किस तरीके से कोड लिखना है, स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करते हैं और लिख देते हैं।
तो उस इस पूरे कोर्स के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के खुद समझ सकें कि यार डॉक्यूमेंटेशन में हो क्या रहा है और मुझे इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप किससे, ब्यूटीफुल सूप से करते हैं? हम्म, खैर, आप पॉजिटिव साइड पे हैं इसकी, हम इसकी डार्क साइड पे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर मेरा मतलब मेरा जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है इज़ मोस्टली रिलेटेड टू फ्रॉड्स एंड रिस्क, ठीक है। सो हाँ, तो मैं फ्रॉड एंड रिस्क पे काम करता हूँ, तो हमें फ्रॉड्स के लिए कस्टमर एनालिसिस करने पड़ते हैं कि यार एक कस्टमर आपके पास आ रहा है और आपको ये पता करना है कि यार ये कहीं फ्रॉडलेंट कस्टमर तो नहीं है। अब आपको उस कस्टमर के डेटा पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के डेटा बेसिस हैं उसमें से कितना डाटा इस टाइम पे खुला पड़ा है, अगर ये पता चल जाए ना दुनिया को, आप ख़त्म हो जाएंगे। मतलब मुझे पाकिस्तानी गवर्नमेंट या नादरा को पैसे दे के डाटा लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने बग्स हैं, इतने बग्स हैं, जब हम स्क्रैपिंग करते हैं तो इतने बग्स हैं, लेकिन ये हम, जाहिर सी बात है, ना मैं पढ़ाऊँगा, ना मेरे किसी यूट्यूब चैनल पे आपको दिखेगा, ना डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे भी नहीं दिखेगी ये चीज़। और ये सीना बस सीना चल रही है। लेकिन ये, हाँ, क्योंकि ये इट्स मतलब कह कह के थक गए, कह कह के थक गए, ईमेल से लिख लिख के थक गए कि पैच कर लें, पैच कर लें। और क्योंकि पाकिस्तान है, हमें मोहब्बत है पाकिस्तान से, तो हम पब्लिक भी नहीं कर सकते कि यार ये लूप होल है। वरना वाइट हेड हैकिंग का एक उसूल ये होता है कि अगर आपने कोई वल्नरेबिलिटी निकाली है तो आप 15 दिन का टाइम देते हैं टू फिक्स दैट। अगर वो फिक्स नहीं करती कंपनी, आपने नोटिस दिया हुआ है, आप वो डाटा इंटरनेट पे पब्लिक कर सकते हो, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा। दैट्स द रूल ऑफ वाइट हेड हैकिंग। बट क्योंकि गवर्नमेंट डाटा है, सेंसिटिव डाटा है, तो हम पब्लिक भी नहीं करता है। वो सही भी नहीं हो रहा है। एक ज़माने में क्या, अभी भी के इलेक्ट्रिक का कंप्लीट बिलिंग का डाटा इस टाइम पे खुला पड़ा है, के इलेक्ट्रिक की अपनी वेबसाइट पे। उसके लिए तो कोई हैकिंग भी नहीं चाहिए। आप रैंडम बिल नंबर डालते हैं ना, आपके पास डाटा आता जाएगा। और ये इतना स्ट्रॉन्ग डाटा पॉइंट है कि अगर मैं एक एरिया के बिल निकाल के सिर्फ ये देख लूँ कि कौन सी लोकेलिटी गुड पेयर है, कौन सी लोकेलिटी बैड पेयर है, तो मैं अपने कस्टमर को वहाँ से टाई अप कर सकता हूँ कि यार अगर इस एरिया का कस्टमर आए तो उसको लोन नहीं देना। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बताई नहीं जाती। चल, सो क्लास, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप या स्लैक ज़रूर कर देगा। अब हम मंडे तक डिसाइड कर लेते हैं कि हमें वीकेंड पे करनी है। अगर मंडे को कोई ऐलान ना हो चांद का, तो फिर हम ट्यूसडे को ही मिल रहे होंगे, राइट। और अब हम पाइथन स्टार्ट करेंगे, तो कोशिश ये करें कि अपने पास एनाकोंडा और वी एस कोड, ये दो चीज़ें ज़रूर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन है, कोई कुछ चीज़ नहीं मांगेगा उसमें, सिर्फ आपने क्लिक क्लिक एंड इंस्टॉल है। नहीं, एनाकोंडा एक पूरा इकोसिस्टम है, जुपिटर एनाकोंडा के अंदर होता है। सबसे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने एक नोट्स पूरे आपको स्लैक पे भी मिल जाएंगे, बहरहाल मैं बता देता हूँ। एनाकोंडा बहुत फेमस है, आप खाली सर्च भी कर लें गूगल के ऊपर। सो दिस इज़ एनाकोंडा। यहाँ से अगर आप मैक यूज़, क्योंकि मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास मैक का आएगा, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास विंडोज़ का आ जाएगा। विंडोज़ का आपने सिर्फ इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद कुछ भी नहीं करना, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना, सिर्फ इंस्टॉल करके रखना है बस। दूसरा, आपने एनाकोंडा जो है, नहीं, एनाकोंडा एक इकोसिस्टम है, ठीक है। पाइथन अकेले कुछ भी नहीं है। पाइथन के साथ लाइब्रेरीज जुड़ती हैं और वो लाइब्रेरीज पे हम काम करते हैं। जैसे पैंडाज है, पैंडाज जो है वो पाइथन की एक लाइब्रेरी है, नमपाई पाइथन की एक लाइब्रेरी है। जब आप गूगल कोलैब्स पे काम करते हो, और इसलिए मैं गूगल कोलैब्स पे काम करने के ख़िलाफ़ था, उसकी वजह ये है कि आपको सब चीज़ें पकी पकाई मिल गई थी। और ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी में गूगल कोलैब्स अवेलेबल हो। आपको ग्राउंड से पता होना चाहिए कि आपने अपना एनवायरनमेंट कैसे सेट करना है, आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे करनी है। तो एनाकोंडा के थ्रू आप पाइथन की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं और उसको एक जगह पे रखते हैं ताकि वो अपडेट भी ऑटो होती रहें। और आपका इन्वायरमेंट, ये हम पाइथन की क्लास में देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है और आपको इन्वायरमेंट क्यों चाहिए, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हम ज़रूर देखेंगे इन्वायरमेंट क्यों चाहिए। तो ये पाइथन का इन्वायरमेंट है, समझे। आपने पाइथन इंस्टॉल करी है एनाकोंडा इंस्टॉल करके।
हाँ कोलैब मैं कभी भी मैं जब भी सिखाता हूँ मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं रेडी टूल्स पे ना सिखाऊं। इसलिए मैंने माइस्क्वेल का सर्वर डाउनलोड करवाया, डेटाबेस बनवाया, वरना मैं चाहता इसको मैं ले जाता ओरेकल के लाइव डीबी के ऊपर, वहाँ पे हम कर लेते हैं आसानी से, लेकिन पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये वी एस कोड है, क्योंकि पाइथन की जितनी भी स्क्रिप्टिंग है हम दो चीज़ों पे कर रहे होंगे। एक तो हम जुपिटर नोटबुक्स या जुपिटर लैब, दोनों में से किसी एक चीज़ के ऊपर हम पाइथन कोड कर रहे होंगे, और दूसरा हम डायरेक्ट पाइथन की स्क्रिप्ट लिख के कमांड लाइन से रन करेंगे, जिसके लिए आपके पास एक कोई भी आईडी होना चाहिए। विजुअल कोड इज़ द बेस्ट आईडी। तकरीबन 60-70% लोग विजुअल कोड यूज़ करते हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। मैं भी विजुअल कोड यूज़ करता हूँ, ये विजुअल कोड ज़रूर डाउनलोड करिएगा, राइट। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ फील फ्री टू स्लैक और व्हाट्सएप। टेक केयर गाइस, बाय।